नमस्कार साथियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड भारत में लोक प्रशासन भाग से एक टॉपिक केंद्रीय सचिवालय के बारे में चर्चा करेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरीट या केंद्रीय सचिवालय में हम 3 चीज़ें देखेंगे, क्या है, क्यों है और कैसे। क्यों का अर्थ है कि इस सचिवालय का गठन क्यों किया गया। क्या में हम इसके संगठन के बारे में बात करेंगे और कैसे में इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम केंद्रीय सचिवालय की सामान्य पृष्ठभूमि जानते हैं। देखा जाए तो भारत में मंत्रिमंडल है नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। क्योंकि वह विशेषज्ञ नहीं होती, इसलिए उसको परामर्श देने के लिए 2 प्रकार के स्टाफ अभिकरण भारत में मिलते हैं। पहली है मंत्रिमंडल समितियां और दूसरा है सचिवालय। सचिवालय के भी 3 रूप हम देखते हैं। पहला रूप है केंद्रीय सचिवालय, दूसरा है मंत्रिमंडल सचिवालय और तीसरा है प्रधानमंत्री कार्यालय। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सचिवालय की। तो भारत सरकार के समस्त मंत्रालय और विभागों के सचिवालयों का एक मुख्यालय संगठन बनाया गया है, जिसे केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। अर्थात सरकार के जितने भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है, जिस जगह रहते हैं उसे हम सचिवालय कहते हैं। ये एक तरीके से प्रशासनिक निकाय यानी बॉडी का ब्रेन, मस्तिष्क है, जिसके आदेश संपूर्ण देश में प्रचलित होते हैं। सचिवालय अर्थात सचिवों का कार्यालय, यह मंत्री को अपने दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में आवश्यक सहायता व निर्देशन प्रदान करते हैं। मंत्रालय या विभाग की अवधारणा का प्रारंभ विभाग विभाजन प्रणाली से हुआ था। वर्तमान में केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग भारत सरकार की नियमावली 1961 से शासित होते हैं, अर्थात इसमें इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 77(3) के तहत केंद्र सरकार के कामों को अधिक सुविधाजनक और इन कामों को मंत्रियों को सौंपने के लिए नियम बनाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स यानी कार्य आवंटन के नियम में निर्दिष्ट विभागों के समूह को केंद्रीय सचिवालय के रूप में जाना जाता है। अब एक मंत्रालय की संरचना कैसे होती है। मंत्रालय के शीर्ष पर होता है राजनीतिक प्रमुख, जिसे हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। इसकी सहायता के लिए कई बार स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री, कभी कभी संसदीय सचिव भी एक प्रकार से ट्रेनिंग देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है और इसके नीचे कुछ कार्यकारी संगठन होते हैं, जिन्हें निदेशालय भी कहते हैं। इसका प्रमुख निदेशक होता है। तो एक मंत्रालय में 3 पार्ट हो गए। राजनीतिक प्रमुख हो गया कैबिनेट मंत्री, सचिवालय में सचिव और कार्यकारी संगठन में निदेशक। सचिवालय के संगठन में क्या सिस्टम होता है। अगर हम देखें तो कोई मंत्रालय विभागों में बंटा होता है। जैसे हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं, तो उसमें कई प्रकार के एजुकेशन के फील्ड होते हैं, उनके लिए अलग अलग व्यवस्था है। किसी भी मंत्रालय में इकाई और उनके प्रमुख का नामकरण इस प्रकार होता है। प्रत्येक विभाग यानी डिपार्टमेंट होता है, उसका राजनीतिक प्रमुख एक मंत्री होता है और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है। सचिव के नीचे कुछ उसके सहायता के लिए अन्य कार्मिक पाए जाते हैं। विभाग से नीचे की इकाई को उप विभाग या स्कंद या विंग कहते हैं, जिसका प्रशासनिक भार अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव के पास होता है। सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव ये उच्चतर श्रेणी के कार्मिक हैं। इसके नीचे प्रभाग या डिवीजन होता है, जिसका हेड निदेशक या उप सचिव होता है। कुछ जगह निदेशक की नियुक्ति की जाती है, बाकी आमतौर पर उप सचिव होता है। उसके नीचे प्रभाग है, शाखाओं में बंटा होता है। प्रत्येक शाखा का हेड अवर सचिव कहलाता है और उसके नीचे अनुभाग होता है। अनुभाग या सेक्शन का अधिकारी अनुभाग अधिकारी या सेक्शन ऑफिसर होता है।
ये सभी लोग अपने अपने कार्यों का निपटान करते हैं और नीति विषयक मामलों को अपने उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करते हैं। इन्हें भारत सरकार के सचिव का पदनाम मिलता है, किसी मंत्रालय या मंत्री के सचिव का पदनाम नहीं मिलता है, क्योंकि ये भारत सरकार के हित में काम करते हैं। अब देखें तो सचिव कौन है? सचिव प्रशासनिक प्रमुख होता है, लोक लेखा समिति के सामने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रस्तुत होता है। नीतिगत और प्रशासनिक मामलों में मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। उसके नीचे जो अपर सचिव और संयुक्त सचिव पाए जाते हैं वो किसी विभाग या विभाग के किसी प्रभाग के प्रभारी होते हैं, अर्थात विंग के प्रभारी होते हैं। उसके नीचे जो डायरेक्टर और उप सचिव पाए जाते हैं वो किसी डिवीज़न या प्रभाग के प्रभारी होते हैं, और अवर सचिव होता है वो किसी ब्रांच या शाखा का प्रभारी होता है। अब इनका चयन कैसे होता है? सचिव और अपर सचिव का चयन कैबिनेट सचिव द्वारा किया जाता है। गौर करना, सचिव और अपर सचिव का चयन कैबिनेट सचिव के द्वारा किया जाता है, जबकि संयुक्त सचिव और निदेशक का चयन कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित वरिष्ठ चयन मंडल यानी सीनियर सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। और उसके नीचे अपर सचिव और उप सचिव का चयन कार्मिक मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय संस्थापन बोर्ड सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के द्वारा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी करती है। अब सचिवालय में एक व्यवस्था पाई जाती है, डेस्क ऑफिसर प्रणाली। 1973 से ये व्यवहार में चल रही है। वास्तव में ये है क्या? प्रत्येक मंत्रालय के निम्न स्तर के कार्यों को पृथक पृथक डेस्क में बांटकर प्रत्येक डेस्क पर एक अपर सचिव या अनुभाग अधिकारी अथवा एक अनुभाग अधिकारी और एक सहायक अनुभाग अधिकारी अथवा 2 अनुभाग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। डेस्क अधिकारी अपने टेबल पे आए हुए मामलों को स्वयं सुलझाता है और नीति विषयक मामले उच्च अधिकारियों को भेज देता है। इस प्रणाली का लाभ क्या है? पहली बात तो इससे मामलों का त्वरित निपटान संभव होता है। दूसरी बात, सचिवालय कार्यों में विलंब नहीं होता है, क्योंकि फाइल या प्रकरण है उस पर उसी स्तर पर कार्रवाई कर दी जाती है। इससे व्यय में भारी कमी आती है और लिपिकीय स्तर पर मामलों की जांच नहीं होती है। अर्थात एक तरीके का फिल्टर प्रिंसिपल यहाँ पर लागू होता है कि महत्वपूर्ण कार्य ही ऊपर पहुँचते, रूटीन के या दैनंदिनी कार्य है वो नीचे ही कर लिए जाएं। इसके अलावा टेन्यूर सिस्टम या अवधि प्रणाली सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने शुरू की थी। इसका अर्थ होता है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको सचिवालय के कामकाज से परिचित करवाने के अलावा फील्ड के काम से भी परिचित करवाया जाए, ताकि जो नीति नियम वहाँ बनाई जाती है उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। तो उनको प्रतिनियुक्ति पर सचिवालय में लिया जाता है। इसे टेन्यूर सिस्टम या टेन्यूर प्रणाली कहते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा कभी बाद में। धन्यवाद।